नमस्ते लर्नर्स, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ इसरो पीवाईक्यू सीरीज। मैं हूं आपके इंस्ट्रक्टर और आज हम लेके आए हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और हर एक क्वेश्चन के पीछे छुपा है एक कॉन्सेप्ट जो आपको सिलेक्शन के एक कदम और करीब ले जाता है। दिस पीवाईक्यू सीरीज इज फॉर सीएस स्टूडेंट। सो हर क्वेश्चन के साथ मिलेगा आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एग्जाम स्ट्रेटेजी और एक विजुअल ब्रेकडाउन जो आपके दिमाग में लॉक हो जाएगा। नॉट शॉर्टकट्स, जस्ट प्योर लॉजिक एंड स्मार्ट प्रिपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द ऑर्डर। हमें कुछ एल्गोरिथम्स दी हुई है और हमें उन्हें मैच करना है। तो सबसे पहले वन बाय वन उन एल्गोरिथम्स को समझते हैं, देन वी विल शो यू द करेक्ट आंसर। सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, तो ये क्या करता है? इट विल ब्रेक्स मैट्रिक्स इनटू सब मैट्रिक्स रिकर्सिवली टू रिड्यूस मल्टीप्लिकेशन टाइम। मतलब ये मैट्रिक्स को कुछ सब मैट्रिक्स में डिवाइड कर देता है उसकी मल्टीप्लिकेशन टाइम को रिड्यूस करने के लिए। नाउ सेकेंड वन इज इंसर्शन सॉर्ट। इट इंसर्ट एलिमेंट वन बाय वन इन द करेक्ट पोजीशन, सिंपल, डायरेक्ट एंड नो ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या करता है कि वन बाय वन एलिमेंट्स को इंसर्ट करने का काम करता है किसी भी, अपन बोल सकते हैं सीरीज में या किसी भी नंबर्स में। इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड वन, दैट इज Gaussian एलिमिनेशन, it will reduce the matrix step by step to solve linear equation। linear equation को solve करने के लिए ये मैट्रिक्स को reduce कर देता है। now the fourth one is Fluid's shortest path algorithm, जो कि it uses overlapping subproblems and optimal substructure to reduce shortest path. So the correct answer for this question will going to be option number A, that is A belongs to R, which will divide and conquer. Then second one is match S, that is used brute force. Third one will use option number B, that is decrease and conquer. And fourth one will use option number Q, dynamic programming. The correct answer is option number A. Now let's moving forward our next question, that is a shorting technique is stable if। जो शॉर्टिंग टेक्निक होती है वो स्टेबल कब होती है? अगर हम बात करें शॉर्टिंग टेक्निक्स की, वो स्टेबल तब होती है जब सेम वैल्यू वाले एलिमेंट को ओरिजिनल ऑर्डर शॉर्ट होने के बाद भी मेंटेन करता है। अगर हम ऑप्शन बाय ऑप्शन जाए तो ऑप्शन वन इज इफ इट टेक्स टाइम, दैट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का स्टेबल से कोई लेना देना नहीं है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड वन, दैट इज इट यूज डिवाइड एंड कॉन्क्योर टेक्निक। ये टेक्निक जैसे मर्ज शॉर्ट स्टेबल हो सकती है पर ये डेफिनेशन नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट थर्ड वन, दैट इज रिलेटिव ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ नॉन डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज मेंटेन्ड। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर दो एलिमेंट सेम है तो शॉर्टिंग के बाद भी उनके पहले वाला ऑर्डर सेम रहने वाला है। इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट वन, दैट इज इट टेक स्पेस, ये ऑक्सिलरी स्पेस के बारे में है, स्टेबिलिटी से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। इसको और अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर एक लिस्ट है 4A, 3 और 4B और हम स्टेबल शॉर्ट लगाते हैं तो रिजल्ट होगा 3 4A 4B। यहाँ 4A पहले था तो शॉर्टेड लिस्ट में भी पहले ही रहेगा। नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक यूज्ड इन सॉर्टेड एल्गोरिथम इज। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम में किस डिज़ाइन टेक्निक का यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम वन बाय वन ऑप्शंस पे जाएंगे, देन वी विल डिसाइड विच वन इज करेक्ट। इफ़ वी टॉक अबाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स के लिए होता है, क्विक शॉर्ट में यूज़ नहीं होता है। सेकेंड वन, डिवाइड एंड कॉनकॉर। क्विक शॉर्ट पाइवट चूज करता है, अरे को दो पार्ट में डिवाइड करता है और रिक्रूसिवली सॉर्ट करता है। थर्ड वन इज बैक ट्रैकिंग। ये
डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम के लिए होता है, जैसे मैथ सॉल्विंग। नाउ फोर्थ वन इज ग्रीडी मेथड। ये ऑप्टिमल लोकल चॉइस पे बेस्ड होता है, शॉर्टिंग में डायरेक्टली यूज होता है। सो द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिवाइड एंड कॉन्क्योर। क्विक सॉर्ट का कोर कॉन्सेप्ट है अरे को डिवाइड करो, हर पार्ट को अलग सॉर्ट करो और कंबाइन करो। ये एफिशिएंट है और एवरेज केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लेता है। And now let's come to our next question, that is which of the following algorithm design technique is used in finding all pairs of shortest distance in a graph। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम पहले इसके सारे ऑप्शंस को डिटेल में जानते हैं, देन वी विल टॉक कि कौन सा आंसर सही होने वाला है और व्हाट डज दिस क्वेश्चन मीन्स। सबसे पहले अगर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात करें, ये टेक्निक फ्लोइड वर्सल एल्गोरिथम में यूज होती है, जिसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स और ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर का यूज होता है। सेकेंड वन इज ग्रीडी। ये डिजास्टर जैसा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए होता है, ऑल पेयर्स के लिए नहीं। इफ वी टॉक अबाउट बैक ट्रैकिंग, ये एग्जॉस्टिव सर्च प्रॉब्लम के लिए होता है, जैसे मैथ सॉल्विंग या परम्यूटेशन। इफ वी टॉक अबाउट डिवाइड एंड कॉन्क्योर, शॉर्टिंग या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है, ग्राफ शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। सो जो क्वेश्चन है हमारा वो बोल रहा है कि जो सारे पेयर्स होते हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी डिजाइन टेक्निक से फाइंड किए जाते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। फ्लूइड वर्सल एल्गोरिथम हर नोड बीच हर नोड के बीच शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है और हर इंटरमीडिएट नोड को कंसिडर करता है। यही डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एसेंस होता है। Moving forward, our next question, that is selection sort algorithm design technique is an example of। Selection sort algorithm के डिज़ाइन टेक्निक पर बेस्ड कौन सा एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम सारे ऑप्शंस को अगेन डीप में पढ़ते हैं, समझते हैं, देन वी विल डिसाइड कि कौन सा आंसर सही होगा। अगेन फर्स्ट इज ग्रीडी मेथड, जो कि सिलेक्शन शॉर्ट हर स्टेप पर अरे का स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट एलिमेंट चूज करता है और उसे करेक्ट पोजीशन पर प्लेस करता है। ये हर स्टेप पर लोकली बेस्ट चॉइस बनाता है। ये ग्रीडी अप्रोच होती है। सेकेंड वन इज डिवाइड एंड कॉन्क्योर। ये रिकर्शन और सब प्रॉब्लम डिवीजन पे बेस्ड होता है, जैसे मर्ज शॉर्ट। सिलेक्शन शॉर्ट में ये यूज नहीं होता है। थर्ड वन इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है, शॉर्टिंग में इसका कोई रोल नहीं होता है। फोर्थ वन इज बैक ट्रैकिंग। ये एग्जिस्टिव सर्च के लिए होता है, शॉर्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में इरिलेबल होता है। सो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रीडी मेथड। सिलेक्शन शॉर्ट एक ग्रीडी एल्गोरिथम है जो हर इंसर्शन में बेस्ट पॉसिबल चॉइस सिलेक्ट करता है। नाउ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक इज यूज्ड इन मर्ज शॉर्ट। मर्ज शॉर्ट में कौन सी एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक यूज होती है। अगेन वन बाय वन सारी मेथड को देखते हैं कौन सी कहाँ पे यूज होती है, देन वी विल डिसाइड कि कौन सी मेथड मर्ज शॉर्ट में यूज होती है। ग्रीडी मेथड ये लोकल ऑप्टिमाइजेशन चॉइस पे बेस्ड होती है, शॉर्टिंग में डायरेक्टली यूज नहीं होती है। बैक ट्रैकिंग ये एग्जॉस्टिव सर्च प्रॉब्लम के लिए होता है, जैसे पजल या परम्यूटेशन। डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स के लिए होता है, मर्ज शॉर्ट में इसका कोई रोल नहीं होता है। लास्ट वन इज डिवाइड एंड कॉन्क्योर। मर्ज शॉर्ट अरे को रिकर्सिवली दो पार्ट में डिवाइड करता है, हर पार्ट को शॉर्ट करता है और फिर मर्ज करता है। यही डिवाइड एंड कॉन्क्योर का एसेंस होता है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, डिवाइड एंड कॉन्क्योर। मर्ज शॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एंड लॉग एन होता है और ये स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है। नाउ come to our next question. The paradiagram can be used to find the solution of the problem in minimum time given a set of non-negative integer and a value k. Determine if there is a subset of the given set with sum equals to k. बिफोर स्टार्टिंग मैं ये बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है ये सबसेट सम प्रॉब्लम का क्लासिक एग्जांपल है और इसका बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए मिनिमम टाइम में। सबसे पहले हम सारे
ऑप्शंस को वन बाय वन रीड करते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन जानते हैं, देन वी विल डिसाइड कौन सा आंसर सही होगा। फर्स्ट, डिवाइड एंड कॉन्क्योर। प्रॉब्लम को तोड़ता है लेकिन ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम को रीयूज नहीं करता है, टाइम ज़्यादा लगता है। सेकंड वन, ग्रेडी एल्गोरिथम। ग्रेडी सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केस में काम करता है, जैसे कॉइन चेंज करना। सबसेट सम के लिए रिलायबल नहीं होता है। थर्ड वन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डीपी। टेबल बना के हर पॉसिबल सम को ट्रैक करता है एफिशिएंट और फास्टर वे में। फोर्थ वन इज बैलेंस एंड बाउंड, ब्रांच एंड बाउंड। ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए होता है, जैसे नैपशैक सबसेट सम के लिए ओवरकिल है। So, according to this, the correct answer will be option number C, that is dynamic programming. क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक 2D टेबल बनाता है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन इंटू के होती है, जहाँ पे एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करता है और के टारगेट सम को। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंसिडर द रिकर्शन इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, हमें उसे कंसिडर करके बताना है कि ये किस ऑर्डर में है। बिफोर स्टार्टिंग में आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो दी हुई एक्सपोनेंशियल रिकरेंस है, ये एक क्लासिक एक्सपोनेंशियल रिकरेंस है। इसीलिए जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, दैट विल बी बिग ऑफ 2 raised to the power n। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हर लेवल पे डबलिंग हो रही है, इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एक्सपोनेंशियल है। इफ वी टॉक अबाउट बिग ऑफ एन, ये लीनियर है। If we talk about big O of 1, that represent the constant, and if we talk about big O of log n, that will be logarithm. So the correct answer will be option number B, big O of 2 raised to the power n. Now let's moving toward our next question, जो कि होने वाला है, suppose there are 11 items in sorted order in an array. How much searches are required on the average if the binary search is employed and all searches are successfully in finding the items? अगर एक sorted array में 11 elements हैं और हम बाइनरी सर्च यूज करते हैं और हर सर्च सक्सेसफुल होती है, तो कितनी सर्चेस लगेंगी? नाउ इफ वी टॉक बाइनरी सर्च, हर स्टेप पर अरे को हाफ करता है। बेस्ट केस में आइटम मिल जाता है पहले ही कंपैरिजन में, दैट विल वन सर्च, और वर्स्ट केस में आइटम मिलता है लास्ट लेवल पे लॉग टू एन कंपैरिजन में, और एवरेज केस में समवेयर इन बिटवीन। फॉर 11 आइटम्स बाइनरी सर्च ट्री की हाइट लॉग टू 11 हो जाएगी, दैट इज इक्विवेलेंट टू 3.46। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 3.46। ये वैल्यू थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशन से आती है, एज्यूमिंग करके कि एरे सॉर्टेड है, हर आइटम इक्वली लाइकली है और हर सक्सेसफुल हो रहा है। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रूल इन अ लिमिटेड एंट्री डिसीजन टेबल इज। लिमिटेड एंट्री डिसीजन टेबल में एक रूल क्या होता है? डिसीजन टेबल एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट है जिसमें कंडीशंस और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक्शंस डिफाइन किए जाते हैं। ये टेबल डिसीजन मेकिंग लॉजिक को सिंप्लीफाई करते हैं, स्पेशली इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। So, for this question, the correct answer will be option number C. Common column of the table consisting of condition entries and the corresponding action entries. एक रूल डिसीजन टेबल में एक कॉलम होता है जिसमें ऊपर के सेल में कंडीशंस होते हैं, यस, नो, ट्रू या फॉल्स एक्सेट्रा। नीचे के सेल्स में एक्शन होते हैं जो अनकंडीशंस के बेस पर एग्जीक्यूट होते हैं। लिमिटेड एंट्री डिसीजन टेबल में हर कॉलम एक यूनिक रूल रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि स्पेसिफिक कंडीशन कॉम्बिनेशन के लिए क्या एक्शन लेना है। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिसजस्टर एल्गोरिथम इज यूज्ड टू। जो डिसजस्टर एल्गोरिथम होता है उसके यूज कहाँ पर होता है? सो फॉर दैट, our correct answer is going to be option number B, that is calculate the routing table। जो डिसजस्टर एल्गोरिथम होता है वो हर नोड से बाकी नोड का
बाकी नोड तक के शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है। ओएसपीएफ जो होता है वो प्रोटोकॉल में राउटर अपने लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट LSAS भेजते हैं, जिसमें एक लिंक स्टेट डेटाबेस बनाती है। फिर डिजास्टर एल्गोरिथम उसे करके राउटिंग टेबल जनरेट होती है। ये बताता है कि किस पाथ से पैकेट को भेजना है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। एंड अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें कि क्रिएट LSAS, तो LSAS राउटर्स खुद बनते हैं, डिजास्टर का इसमें कोई रोल नहीं होता है। फ्लूड और इंटरनेट विद इंफॉर्मेशन, ये LSAS का काम है, तो इसमें भी डिजास्टर का कोई काम नहीं होगा। इफ वी टॉक अबाउट क्रिएट अ लिंक स्टेट डेटाबेस, ये LSAS से बनता है। सो अगेन डिजास्टर का कोई रोल होने वाला नहीं है यहाँ पे। नाउ coming to our next question, that is which of the following data structure is useful in traversing a given graph by breadth first? एक ग्राफ दिया हुआ है, उसको ब्रेड फर्स्ट, अगर एक ग्राफ दिया हुआ है तो उसको ब्रेड फर्स्ट सर्च से ट्रैवर्स करने में कितना यूजफुल, कौन सा यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर होने वाला है। नाउ हम वन बाय वन सारे डेटा स्ट्रक्चर को रिकॉल करते हैं, देन वी विल डिसाइड कि कौन सा होने वाला है। इफ वी टॉक अबाउट स्टैक, ये डेप्थ फर्स्ट के लिए यूज होता है, BFS के लिए नहीं। इफ वी टॉक अबाउट क्यू, इट इज यूजिंग इन BFS। BFS में नोड्स को लेवल वाइज विजिट किया जाता है, और इसके लिए फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जो क्यू प्रोवाइड करता है। इफ यू टॉक अबाउट लिस्ट, ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, बट ट्रैवर्सल के लिए इफिशिएंट नहीं है। एंड इफ वी टॉक अबाउट नन ऑफ दिस, अगर हम नन ऑफ दिस के पे जाते हैं तो हम एक मिस आउट कर जाएंगे कि हमारे पास क्यू भी है जो फीफो को यूज करता है। जो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्यू। मूविंग फॉरवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम सॉल्व द ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम? ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को कौन सी एल्गोरिथम सॉल्व करती है? Again, we will go through every options and then we will decide कौन सा ऑप्शन सही है। We talk about प्रिज्म एल्गोरिथम, ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए यूज होता है, ना कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। बेलफोर्ड एल्गोरिथम, ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज होता है, स्पेशली जब नेगेटिव वेट हो। डिसजेस्टर एल्गोरिथम, ये भी सिंगल सोर्स पाथ के लिए यूज होता है, बट ऑल पेयर्स के लिए नहीं, यूजलेस है। अगर हम बात करें फ्लोइड वॉर्सल एल्गोरिथम की, ये एल्गोरिथम इफिशिएंटली ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो द करेक्ट आंसर विल बी गोइंग टू ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फ्लूइड वर्सल एल्गोरिथम। फ्लूइड वर्सल एल्गोरिथम हर नोड पेयर के बीच शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है बाय इटरेटिवली अपडेटिंग अ डिस्टेंस मैट्रिक्स। ये एल्गोरिथम सिंपल है और तब यूज होता है जब ग्राफ डेंस हो या एडजेंसी मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हो। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेड फर्स्ट सर्च ऑन द ग्राफ? ब्रेड फर्स्ट सर्च का यूज किस प्रॉब्लम में होता है? नाउ वन बाय वन हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे, देन वी विल डिसाइड कि कौन सा आंसर सही होने वाला है। फर्स्ट, फाइंडिंग डायमीटर ऑफ द ग्राफ। BFS का यूज ग्राफ के डायमीटर, लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स फाइंड करने के लिए होता है, स्पेशली इन अनवेटेड ग्राफ। सेकेंड वन, फाइंडिंग बाय प्रेट ग्राफ। BFS का यूज ये चेक करने के लिए होता है कि ग्राफ बाइप्रेट है या नहीं। हम BFS ट्रेवर्सल के थ्रू अल्टरनेट कलरिंग करते हैं, अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो BFS बाइप्रेट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी बी, दैट इज बोथ A एंड B, बिकॉज ब्रेड फर्स्ट सर्च एक पावरफुल ट्रैवर्सल टेक्निक है जो ग्राफ के स्ट्रक्चर को लेवल वाइज एक्सप्लोर करता है। इसका यूज डायमीटर फाइंड करने और बैप्टर चेक करने दोनों में होता है। नाउ कमिंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F4 यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर? हमें एक प्रोसीजर दिया हुआ है, उसको यूज करके F4 की वैल्यू क्या होने वाली है। अगेन अपन स्टेप बाय स्टेप पहले इसको देखते हैं, देन वी विल डिसाइड कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। अगर
अगर हमें F4 फाइंड करना है तो दैट विल बी इक्वल्स टू F3 इंटू F2 इंटू F1, और F3 फाइंड करने के लिए वी हैव टू डू F2 इंटू F1 इंटू F0। बेस केस में F2 की वैल्यू 2 होती है और F1 की वैल्यू 1 है और F0 की वैल्यू 0 है। सो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 2 इंटू 1 प्लस 0, दैट इज 2। अगेन हमें F4 निकालना है, that is F3 into F2 plus F1. So 2 into 2, that will be 4, plus 1, that is 5. So correct answer will going to be option number A, that is 5. Now moving toward our next question, that is which of the following clustering technique is used by K-mean algorithm? K-mean algorithm किस टाइप के cluster technique use करता है? We will describe one by one all the option, then decide which option is correct. First one is hierarchical technique. ये tree like structure बनाता है जिसमें cluster step by step merge या split होते हैं। K-mean इससे related नहीं होता है। Second one is divisive. ये hierarchical का एक variant है जिसमें एक large cluster को repeatedly split किया जाता है। Again, that will not be happening. Third one is partitioning technique. के मीन एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर को डायरेक्टली के क्लस्टर में पार्टीशन करता है बेस्ड ऑन सेंट्रोइड डिस्टेंस। ये इटरेटिव प्रोसेस है जिसमें क्लस्टर रीडिफाइन होता है। लास्ट वन इज एग्लोमेरेटिव। ये भी हायरार्किकल टेक्निक का पार्ट है जिसमें छोटे क्लस्टर को मर्ज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पार्टीशनल टेक्निक। के मीन एक पार्टीशनल क्लस्टर एल्गोरिथम है जो डेटा को फिक्स नंबर ऑफ क्लस्टर में डिवाइड करता है यूजिंग सेंट्रोइड बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। नाउ let's come to our next question, that is the master theorem is. Correct answer will going to be option number B, can be used if the subproblem are of equal size. Master theorem तब अप्लाई होता है जब इक्वल साइज सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया जाता है, जैसे टी एन इज इक्वल्स टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन। ये रिकरेंस रिलेशन का एसिम्प्टिक बिहेवियर बताता है, यानी बिग ओ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी डिस्क्राइब करता है। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, एज्यूम्स सब प्रॉब्लम्स आर अनइक्वल साइज, दैट मीन्स ये इक्वल साइज के लिए डिज़ाइन हुआ है तो ये अनइक्वल साइज पे कोई वर्क करेगा ही नहीं। सेकेंड वन इज कांट बी यूज फॉर डिवाइड एंड कॉन्क्योर ऑल्गोरिथम। ये स्पेशली डिवाइड और कॉन्क्योर के लिए ही बना है। लास्ट वन इज कांट बी यूज फॉर असिम्प्टिक कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। ये प्रीसियसली असिम्प्टिक एनालिसिस के लिए यूज होता है। सो करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, let S be a NP-complete problem. Q and R are other two problems not known to be NP. Q is polynomial type reducible and S is polynomial time reducible to R. Which of the following statement is true? दिया हुआ है कि S एक NP कंप्लीट है, Q एक पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसेबल टू S है और S पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसेबल टू R है। सो Q एंड R आर नॉट नोन टू बी इन NP। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। S इज NP कंप्लीट, मतलब S इन इज इन NP और NP हार्ड। Q is greater than or less than P. S is equals to Q is no harder than S. But Q and R are not known to be in NP. So we can't claim that they are in NP. The correct answer will going to be option number B, that is R is in NP, because S is in NP, S reduced to R, so R is at least as hard as S. So NP hard, NP hard problem may or may not be NP, but they are at least as hard as NP complete problem. Now moving toward next question, in linear hashing, if blocking factor FBR, loading factor I and file bucket N are known, the number of records will be. Linear hashing अगर ब्लॉकिंग फैक्टर बी एफ आर है, लोडिंग फैक्टर आई है और फाइल बकेट एन दिया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होंगे? सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लॉकिंग फैक्टर, लोडिंग फैक्टर और फाइल बकेट होते क्या है।
ब्लॉकिंग फैक्टर्स BFR एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड स्टोर हो सकते हैं। लोडिंग फैक्टर कितने पोर्शन स्टोरेज का एक्चुअली यूज हो रहा है। एंड फाइल बकेट टोटल नंबर ऑफ बकेट या ब्लॉक्स होते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी option number D, that is R is equals to I into BFR into N। ये फॉर्मूला बताता है टोटल रिकॉर्ड्स इज इक्वल्स टू लोडिंग फैक्टर इंटू रिकॉर्ड पर ब्लॉक इंटू नंबर ऑफ blocks। Now, moving toward our next question, the characteristic of the string K R P C S N Y T J M are inserted into a hash table of size 10 using a hash tab function। So, for this hash table size 10 है और hash function जो होता है वो hx is equals to order of x minus order of a plus 1 mod 10 दिया हुआ है। That means each character is converted to a number based on its position into the alphabet, जिसमें a is equals to 1, b is equals to 2, so on z is equals to 26 होने वाला है। देन मॉड्यूल 10 इज अप्लाइड। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सी, बिकॉज सी हैशेस टू इंडेक्स 3। लेटर m also hashes to index 3 since c is already there, m causes a collision। Linear probability will then place m in the next available slot। नाउ लेट्स रैप अप इट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने वीडियो के एंड तक बने रहे, आपकी डेडिकेशन दिखाई। आज के सेशन में हमने सिर्फ PYQ सॉल्व नहीं किए, हमने कॉन्सेप्ट को रिप्लाई समझा, लॉजिक को डिकोड किया और एग्जाम के लिए एक सॉलिड स्ट्रेटजी बिल्ड करी। हर क्वेश्चन एक अपॉर्चुनिटी था आपकी थिंकिंग को शार्पन करने का। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा क्लियर हुआ। और कल के एपिसोड में हम नए क्वेश्चंस के साथ वापस मिलेंगे और नए टॉपिक, नए लॉजिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट और अपने गोल को डेली क्लोजर लाते रहो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।